तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 33 है और आज के क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड की जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में जो है टोटल 33 जनजातियाँ हैं, जिनमें से 8 जो है वो आपका आदिम जनजाति है, बाकी जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति है। ठीक है ना। और पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय देखे थे और उससे संबंधित जो है वो आपका 32 MCQ सॉल्व किए थे। आज हम लोग झारखंड की जनजातियाँ वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 33 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। संथाल जनजाति काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और संथाल जनजाति से जितने भी MCQ बनते हैं और जो MCQ आपके झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो हम सभी को पता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। कौन है, तो संथाल जनजाति। अगर हम लोग संथाल जनजाति की बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो वो आपका 27,54,723, ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार बताया जा रहा है। अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखें तो वो हो जाएगा आपका 31.86%। ठीक है। इसके अलावा संथाल जनजाति की अगर हम लोग भाषा देखें तो भाषा हो जाएगा आपका संथाली भाषा। और अगर हम लोग संथाल जनजाति का अगर देखें कि ये किस एरिया में ज़्यादा रहती है तो वो हो गया आपका दुमका। पहला हो गया संथाल जनजाति, उसके बाद हो जाएगा आपका उराव जनजाति, उसके बाद मुंडा जनजाति, उसके बाद जो है चौथे नंबर में आपका हो जनजाति आएगा। ठीक है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आपको पता हो गया है। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो संथाल जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। झारखंड की जनजातियों में कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो अभी बताया गया था कि कुल जनजातियों में जो संथाल जनजाति का प्रतिशत है वो आपका 31.86% है। ठीक है ना। और अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो वो आपका 27,54,723 है। इस डाटा को याद नहीं रखिएगा, केवल आप याद रखिएगा कि वो जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 31.86, इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है कि झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था और पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो सुन लीजिए पहला बात। झारखंड आने से पहले जो ये संथाल जनजाति है, इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। और पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र हुआ करता है, उस क्षेत्र का नाम है साओत। क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र हुआ करता था साओत क्षेत्र। और साओत क्षेत्र में ये रहते थे, इस कारण से इनको ना जो है वो आपका साओतार कहा जाता है। क्या, तो साओतार कहा जाता था। तो झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में रहा करते थे और ये पश्चिम बंगाल के साओत क्षेत्र में रहते थे, जिस कारण से इनका नाम साओतार पड़ गया। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है। तो अगर हम लोग बात करें, संथाल जनजाति मुख्यतः झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में और आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में ये इसका संकेंद्रण सर्वाधिक झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, खास करके दुमका में बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली देखा जाए तो ये आपका जिस कारण से इसको देखो, दुमका में बहुत ज़्यादा संथाल जनजाति का संकेंद्रण है, इस कारण से इस पूरे क्षेत्र को ही संथाल परगना कहा जाता है पूरा। और संथाल परगना में लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में लगभग संथाल जनजाति फैला हुआ है पूरे संथाल परगना वाले रीजन में। और सर्वाधिक जो है वो आपका दुमका जिला में देखने को मिलते हैं संथाल जनजाति। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राजमहल क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि राजमहल पहाड़ी में जो संथालों का जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है, उसको देख लीजिए, सुन लीजिए।
राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि पूरे संथाल परगना वाले रीजन में संथाल जनजाति रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दुमका ज़िला में ये अधिकांश जो है वो रहते हैं। इसके अलावा हम सभी को पता है कि संथाल परगना में आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है और वहीं पे जो है वो आपका संथाल जनजाति और आपका पहाड़िया जनजाति भी एक साथ रहते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को ही जहाँ पे संथाल लोग और पहाड़िया लोग निवास करते हैं उनको जो है वो दामिन एक कोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दामिन एक कोह कहा जाता है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन उठता है हमेशा बार बार, इसको याद रख लीजिएगा कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को वर्ष 1832 ईस्वी में ही दामिन एक कोह के नाम पे किया गया, मतलब कि 1832 में इसका नाम पड़ गया। देखिए 1832 में संथाल परगना में जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है उस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाने लगा। क्या? तो दामिन ए कोह। कब? 1832 से संथाल परगना में जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है उसको दामिन ए कोह कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो संथाल जनजाति का संबंध जो है वो द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से, मुंडारी समूह से, या इनमें से कोई नहीं। आपको पिछले क्लास में ही आपको बताया गया था एक पॉइंट, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो आपको बताया गया था कि झारखंड में जो अधिकांश जो जनजातियां हैं वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड संबंधी समूह से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति बोलिए या फिर समूह बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ये सभी संबंधित हैं। ये भी बताया गया था आपको। इसके अलावा अगर हम लोग भाषा का वर्गीकरण, तो झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और आपका द्रविडियन भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, ये भी आपको बताया गया था। इसके साथ ही साथ बताया गया था कि उराव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा परिवार से है, जबकि माल पहाड़िया एवं सौरैया पहाड़िया का जनजाति का जो संबंध है वो मालतो भाषा परिवार से संबंधित है। और इसके अलावा शेष इन दोनों के अलावा जो झारखंड में जितने भी जनजातियां हैं, इन तीनों के अलावा उनका संबंध जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और आपका संथाल जनजाति में जो आपका प्रजाति है, अगर हम लोग संबंध देखें तो वो आपका प्रजातीय दृष्टिकोण से, तो वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ये संबंधित है। तो आंख बंद करके आप प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की ओर चले जाइएगा, क्या है कि झारखंड में जितने भी जनजातियाँ हैं सभी का संबंध इन्हीं से है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कि भाषाई दृष्टिकोण से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो अभी आपको बताया गया था ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, और एक आपका जो है वो द्रविडियन भाषा समूह, यही दो को समूह झारखंड में मिलता है। अधिकांश जनजातियों का संबंध किससे है? तो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ही है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से प्रजातीय दृष्टिकोण से, और जबकि एशियाटिक ये क्या बोलते हैं भाषाई दृष्टिकोण से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ये संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ये लोग जो है वो संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग संथाल जनजाति का अगर हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या है इनका? तो ब्लड ग्रुप इन लोग का जो है वो आपका बी रक्त समूह है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप है इन लोग का, है ना। रक्त समूह कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है इन लोग का? बी है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो संथालों का जो है वो आपका संस्थापक पिता जो है वो किनको माना जाता है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का नेक्स्ट। तो एक नाम याद रखिएगा, लुगु बुरु को जो है वो संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रख लेना है। तो लुगु बुरु को संथालों का जो है वो संस्थापक पिता माना जाता है। तो याद रखिएगा कि लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है तथा बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में, बोकारो जिला में ही आता है गोमिया प्रखंड, ठीक है ना। तो लुगु बुरु को संथालों का पिता माना जाता है और बोकारो जिला में एक प्रखंड है जिसका नाम है गोमिया प्रखंड। तो गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी स्थित है और उसी लुगु पहाड़ी पर आपका लुगु बुरु घंटा बारी संथाल समुदाय का तीर्थ स्थल है, वहीं पे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो लुगु बुरु घंटा बारी संथाल समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लुगु बुरु घंटा
बारी। संथाल जनजातियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, होली प्लेस है। कहाँ पे है ये? आपका बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हम सभी को पता है कि हम लोग का संविधान में संथालों की भाषा, देखिए संथाल है, संथाली भाषा है, संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। और जिसको जो है वो 2004 में, कब? तो 2004 में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है 2004 में। तो 2004 में जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके लिए जो है वो सबसे पहले क्या किया था, संसद जो है वो आपका 92वां नंबर का संविधान संशोधन किया था 2003 में। और फिर 2004 में इसको संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर हम लोग संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें टोटल 22 गो भाषा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वह है आपका 93 की संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ओल चिकी क्या है। तो ओल चिकी जो है वो संथाली भाषा की लिपि है। हम लोग सभी को पता है कि संथाली भाषा की लिपि जो है वो ओल चिकी है, जिसका आविष्कार जो है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था, ये भी हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता होना चाहिए आपको। संथाल जनजाति के 4 हड़ो बोले तो वर्ण, 4 गो वर्ण है, और चारों वर्ण को यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा वर्ण किससे संबंधित है। 4 गो हड़ मतलब वर्ण या फिर वर्ग, ये समझ लीजिएगा। तो 4 गो इसका वर्ण है, 4 गो इसका वर्ग है, 4 गो इसका हड़ है, तीनों एक ही है, तीनों नाम। तो हड़, वर्ग और वर्ण तीनों एक ही है। एक है आपका किस्कुहर्ण, किस्कुहर्ण जो है वो आपका राजा से संबंधित है। एक आपका मुर्मूहर्ण, मुर्मूहर्ण मतलब होता है जो है वो पुजारी से संबंधित है। एक आपका सोरेनहड़, सोरेनहड़ जो है वो आपका सिपाही से संबंधित है, कृषक से नहीं, जबकि बल्कि किससे संबंधित है, सिपाही से। उसके बाद है आपका मरांडीहड़, और मरांडीहड़ जो है वो आपका कृषक से संबंधित है, कृषक से संबंधित है। सेवादार को है ही नहीं। सोरेनहड़ देखिए, फिर से देखिए आप, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। 4 को ये सही है, किस्कुहर्ण, मुर्मूहर्ण, मरूडीहर्ण, मरूडीहर्ण भी नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसको ऐसे देख लीजिए। अच्छा इसको हटा देते हैं हम पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा लिख देते हैं हम। किस्कुहर्ण, केस याद रखिए, किस्कुहर्ण ये आपका राजा से संबंधित है। फिर आपका मुर्मूहर्ण, और ये आपका पुजारी से संबंधित है, ठीक है ना, पुजारी से संबंधित है। फिर एक है आपका सोरेनहर्ण, और सोरेनहर्ण जो है वो आपका सिपाही से संबंधित है, ठीक है ना। और एक है आपका मरांडीहड़, मरांडीहड़ जो है वो आपका कृषक से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति में कितने गोत्र, गोत्र को ही कीली कहा जाता है, ठीक है ना। और कीली का, हर कीली यानी कि हर गोत्र का अपना अपना प्रतीक चिन्ह है, उसको हम लोग टोटम कहते हैं। तो संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं। तो संथाल जनजाति में टोटल जो है वो 12 गो गोत्र है। कितना? तो 12 गो गोत्र है। और वो 12 गो गोत्र कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सभी गोत्र का अपना अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, जिसको हम लोग टोटम कहते हैं। जैसे कि मरांडी है, जिसका प्रतीक चिन्ह माट्रा घास है। हासंदा है, जिसका प्रतीक चिन्ह जंगली हंस है। इसके अलावा मुर्मू है, चोड़े है, हेम्ब्रम है, सोरेन है, टुडू है, बास्के है, पोड़िया है, बेदिया है, बेसरा है, किस्कू है। तो हेमंत सोरेन भी संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जो है वो, सोरेन जो है वो गोत्र है संथाल जनजाति का। टोटल 12 गो गोत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। कौन सा कथन मतलब सत्य है, तो पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है सो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कि संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है। तो संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है तथा इनके मध्य समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। मतलब एक अंतरजातीय विवाह है, इसमें आपका समगोत्रीय मतलब एक ही गोत्र में शादी नहीं होगा, अलग अलग गोत्र में शादी होगा। जैसे कि कोई मरांडी है, उसका शादी सोरेन से हो सकता है। कोई हेम्ब्रम है, उसका शादी टुडू से हो सकता है। अलग अलग गोत्र होना चाहिए। जैसे कोई सोरेन है, उसका शादी सोरेन में नहीं होगा, सेम गोत्र में नहीं होगा।
आगे देख लीजिए, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संथाल जनजाति में बाल विवाह नहीं है। संथाल जनजाति में एक ही विवाह का प्रचलन है, और संथाल जनजाति में विवाह को जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि विवाह को बापला कहा जाता है, ठीक ना। अलग अलग तरह के इसमें विवाह है, यानी कि अलग अलग तरह के बापला है, 10-12 गो है। अच्छा, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? किरिंग जो है एक विवाह है, किरिंग बापला, जिसको हम लोग सदाई बापला भी कहते हैं। और किरिंग बापला मतलब क्या होता है कि मध्यस्थ के माध्यम से, मतलब एक अगवा पिछवा के माध्यम से विवाह तय किया जाता है, तथा वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य पौन दिया जाता है। तो एक अगवा पिछवा रहता है, अगवा पिछवा जाके डिसाइड करता है, और उसमें जो है लड़का वाला लड़की वाले को वधू मूल्य देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पौन। तो वही है आपका किरिंग। किरिंग क्या है? तो एक विवाह का एक प्रकार है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके दिया जाता है? तो ये जो है वो आपका कौन है, देख लीजिए। तो गरीब परिवारों में प्रचलित कन्या को वर के घर में लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है, और इस विवाह में पौन मतलब जो है वो, मतलब कि दहेज, एक तरह से वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। तो ये है आपका टुनकी दिपिल बापला। तो एक विवाह है टुनकी दिपिल बापला। टुनकी दिपिल बापला में क्या होता है कि ये गरीबों में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें कन्या को जो है, मतलब लड़की को लड़का घर लाया जाता है, और वहाँ पे सिंदूर दिया जाता है, और ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी जो है वो उपहार नहीं दिया जाता है, मतलब कि दहेज समझो ना, वो वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद जमाई को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है? तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक है आपका धरजी जमाई बापला, और धरजी जमाई बापला जो है, धरजी जमाई बापला, यहाँ पे जो है वो लड़का लड़की में जब शादी होता है तो लड़का को जो है घर जमाई बन के रहना पड़ता है। और यह विवाह कैसे होता है, किस में होता है? तो जिसके घर में पुत्र नहीं है, तो ये पुत्र विहीन परिवार में ये प्रचलित है, तथा इसमें वधू मूल्य नहीं दिया जाता है। इसमें भी वधू मूल्य नहीं दिया जाता है, और जिस घर में केवल बेटी है, बेटा नहीं है, उसके घर में जो है वो घर जमाई बनकर रहेगा, उसको बोलते हैं धरजी जमाई बापला। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। किरिंग बापला का मतलब समझिए। किरिंग बापला मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक अगवा पिछवा के माध्यम से शादी करवाया जाता है, और इसमें लड़का वाला जो है वो वधू मूल्य देता है लड़की वालों को, और धरजी जमाई बापला बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह जो है वो है होता है, प्रेम विवाह होता है? किरिंग जमाई बापला, धरजी जमाई बापला, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देख लीजिए, जब लड़का लड़की प्यार करता है एक दूसरे से, तो ऐसे में फिर पंचायत की सहमति से विवाह करवाया जाता है, उसको बोलते हैं अपगीर या फिर अंगीर बापला। क्या है? अपगीर बापला। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ये जो अपगीर बापला है, इसमें जो है वो लड़का लड़की जब प्यार करेगा एक दूसरे से, तो पंचायत की अनुमति से उसको शादी करवा दिया जाता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़की के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए। एक शादी ऐसा है कि जब लड़का को कोई लड़की पसंद आ गया, ठीक है ना, और ऐसे में उसका घर वाला नहीं माना, तो उसके बाद कोई त्यौहार आ जाता है, कोई त्यौहार में, कोई फेस्टिवल में लड़का जो है वो लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है, शादी कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं इतुत बापला। क्या बोलते हैं? इतुत बापला, ये याद रख लीजिएगा। तो पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। बाद में लड़की के घर वालों के द्वारा वधू मूल्य लेकर स्वीकृति दे दी जाती है, मतलब लड़का वाला फिर देगा दहेज एक तरह से लड़की वालों के घर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों को विवाह किया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं निर्बोलक बापला, यानी कि निर्बोलक विवाह, जिसमें लड़की जो है वो जिद्दी करके लड़के के घर में रहती है, बाद में उसको पंचायत के माध्यम से उसको शादी करवा दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग निर्बोलक बापला, ठीक है ना। निर्बोलक बापला। इतुत बापला में भी आपको बताया गया था कि इसमें लड़का जो है कोई त्यौहार में शादी कर लेगा। किरिंग बापला में बताया गया था कि अगवा पिछवा के माध्यम से शादी करवाया जाएगा। अपगीर बापला में आपको बताया गया था कि लड़का लड़की जब प्यार करेगा तो फिर पंचायत की सहमति से शादी करवाया जाएगा। और निर्बोलक बापला में क्या बताया गया कि इसमें लड़की जो है वो जिद्दी करके लड़के के घर में रहेगी और वहाँ पे पंचायत की मदद से शादी करवा दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम कर लेते हैं? तो जंगल में भागकर जो है वो प्रेम करते हैं, वो उसको बोलते हैं बहादुर बापला। ये बहादुर वाला काम है, इसको बोलते हैं बहादुर बापला। जंगल में जाके शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर घर में आकर कमरे में एक दूसरे को बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर शादी संपन्न माना जाता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। जवाई बापला में घर जवाई बनकर रहना होगा, ठीक है। अपगिर बापला में आपको बताया गया था कि लड़का लड़की जब प्रेम करेगा तो वहाँ पे जाके फिर जो है वो पंचायत के माध्यम से शादी करवाया जाएगा। निर्बोलक बापला में अभी बताया गया था कि लड़की जो है वो जिद्दी करके लड़के के घर में रहने लगेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गाँव की स्वीकृति से प्रेम विवाह करवाया जाता है? मतलब कि गाँव की स्वीकृति से प्रेम विवाह करवाया जाता है, इसको बोलते हैं राजा राजी बापला। यानी कि प्रेम विवाह है, गांव का सहमति दे दिया, उसको राजा राजी बापला करवाते हैं। इसके अलावा जब प्रेम का विवाह है उसको पंचायत की सहमति से विवाह करवाएं तो उसको बोलते हैं अपगीर या फिर अंगीर। और देखिए, जब पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह को हम लोग शादी करवाएंगे उसको बोलेंगे अपगीर या फिर अंगीर विवाह। वहीं गांव वालों की सहमति से शादी करवाएंगे प्रेम विवाह लव मैरिज, तो उसको बोलेंगे राजा राजी बापला। किरिंग जवाई में तो आपको बताया गया था कि घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, ठीक है। सांगा बापला में अभी बताया, इस सांगा बापला समझिए कि कोई अगर विधवा है या फिर कोई तलाकशुदा स्त्री है या फिर जिसका विधुर है तो ये सब शादी कर सकता है, उसको बोलेंगे सांगा बापला। सांगा बापा मतलब जो है विधवा विवाह, एक तरह से समझिए। टुनकी दीपिर बापला में अभी बताया गया था कि यहाँ पे गरीब परिवारों में शादी किया जाता है, ये टुनकी दीपिर बापला। और किरिंग जवाई में आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह जो है वो विधुर पुरुष से किया जाता है? मतलब कि लेडीज का हस्बैंड भी मर गया है और पुरुष का वाइफ भी मर गया, तो इसमें विधवा और विधुर का शादी करवाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सांगा बापला। किरिंग जवाई बापला में तो बताया गया था कि आपका ये जो है किरिंग जवाई में बताया गया था ना कि यहाँ पे अगवा पिछुआ के माध्यम से शादी करवाया जाता है। टुनकी दीपिल बापला में बताया गया था कि आपका गरीब परिवार में शादी करवाया जाता है। निर्बोलक बापला में बताया गया था कि आपका लड़की जो है वो जिद्दी करके लड़के के घर में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? यानी कि जब लड़की शादी से पहले अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में फिर लड़की जिससे शादी करना चाहती है इच्छुक व्यक्ति से, वो शादी कर सकती है लड़की, उसको बोलते हैं हम लोग किरिंग जमाई बापला। क्या बोलते हैं? किरिंग जमाई बापला, ठीक है। एक आपका किरिंग बापला, वहाँ पे अगवा पिछुआ के माध्यम से लड़का लड़की शादी करवाया जाता है, और जिसमें लड़का वाला वधू मूली देता है लड़की वालों को, वधू मूली को पौन कहते हैं। और एक होता है आपका किरिंग जमाई बापला, इसमें क्या है कि लड़की अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद वो इच्छुक व्यक्ति से शादी कर सकती है, उसको बोलेंगे हम लोग किरिंग जमाई बापला। बहादुर बापला तो बताया गया था जंगल में भागकर शादी कर लेना, ठीक है ना। और आपका एक ये जो है वो धरदी जमाई बापला बताया गया था कि आपका जिस घर में आपका बेटा नहीं होता उस घर में घर जमाई बन के रहना है। सांगा बापला में बताया गया था आपका भी कि तलाकशुदा से शादी करना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें तो संथाल जनजाति में सबसे सर्वाधिक विवाह जो है वो आपका प्रचलित विवाह जो है वो आपका किरिंग बापला है। किरिंग बापला में जो अगवा पिछुआ के माध्यम से शादी सेट करवाया जाता है और इसमें लड़का वाला जो है वो लड़के वालों को दहेज देता है, एक तरह से वधू मूली यानी कि पौन देता है, ठीक ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो वो है आपका मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय, तो वो है आपका किरिंग बापला, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। धरजीत जमाई में आपका जैसे अगर बेटा नहीं वहाँ पर घर जमाई बन के रहना है। राजा राजे बापला में आपका कि लव मैरिज को पूरा गांव वाले की सहमति से करना है और लव मैरिज को पंचायत की सहमति से करना है, उसको बोलते हैं हम लोग अपगीर बापला, ठीक ना, या फिर अंगीर बापला ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका पौन कहलाता है, पौन, ठीक है ना। अब बिटलाहा एक प्रकार का सजा है, ये जेपीएससी में पूछा गया था 2021 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल जनजाति में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट याद रखिए इसको भी।
तो इसको याद रख लीजिए कि निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी, यानी कि शादी से पहले के साथ तुम गलत काम कर दिया, वैसे में संथाल समाज के द्वारा एक सज़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिटलाहा। बिटलाहा क्या है? उसको समाज से बहिष्कृत कर देना, ठीक ना। पौन तो बताया गया था आपका कि ये वधूमूल्य है, और निर्बोलक जो है वो आपका एक तरह से विवाह का प्रकार है, निर्बोलक बापला। और निर्बोलक बापला में क्या बताया गया था कि इसमें जो है वो आपका ये लड़की जो है वो जिद्दी करके लड़के के घर में रहती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। संथाल जनजाति में दी जाने वाली सज़ा बिटलाहा के अंतर्गत क्या है? दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है, दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है वो देख लीजिए। तो ये जो 30 है इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका 20 नंबर होगा। तो ठीक है ना, इसका जो है 30 का जो है वो बी नहीं सी नंबर होगा। बिटलाहा के अंतर्गत क्या हो जाएगा? दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसको सामाजिक रूप से उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक ना, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रख लीजिए आप कि संथाल जनजाति में जो प्रचलित संथाल जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है कि गर्भवती महिला का जो पति है, पति को शिकार नहीं करना चाहिए, हंटिंग वुटिंग वाला काम जो है वो उस सभी से इनको दूर रखना चाहिए। संथाल जनजाति में सबसे कठोर सज़ा क्या है? वो है बिटलाहा। और यह सज़ा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति जो है वो निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक विवाह है, सामाजिक बहिष्कार है। और जिस व्यक्ति को बिटलाहा की सज़ा दी जाती है उसे जाति जोम के द्वारा पुनः समाज में शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को बिटलाहा हो गया है, मिल गया है, फिर उसको वापस समाज में अगर जगह लेना है तो उसको फिर कौन देगा? तो उसको जाति जोम एक व्यक्ति है वही उसको वापस समाज में शामिल करेगा। और इसके अंतर्गत जो है दोषी व्यक्ति वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए लोगों के लिए भोज का आयोजन जो है वो करता है, ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। और संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधू मूल्य लौटाने की प्रथा है। अगर आपका शादी हो गया है और अगर आपका तलाक हो गया है फिर तो आपका जो दहेज है वधू मूल्य उसको लौटाना है। आगे देख लीजिए, संथालों में विवाह का जो प्रमुख संस्कार है वो है आपका सिंदूर दान, ठीक ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। और ये है आपका कि संथाल जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? युवा गिरी एक तरह से जो है वो आपका समझ लीजिए कि एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है। और युवा गिरी को संथाल जनजाति में जो है वो घोटुल कहा जाता है, घोटुल। बापला तो विवाह हो गया, पौन तो आपका जो है वो वधूमूल्य हो गया। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विवाह को जो है वो आपका बापला के नाम से जाना जाता है। घोटुल जो है वो आपका युवा गिरी का बोला जाता है। पौन जो है वो आपका वधूमूल्य है, पौन जो है वो आपका वधूमूल्य है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जो जनजाति है गांव को जो है वो आतो के नाम से जाना जाता है, गांव को आतो, आतो, गांव को आतो। घोटुल तो आपका युवा गिरी को कहा जाता है, और गांव को आटुल आतुल कहा जाता है। गांव को आटो आतो 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 कहा जाता है गांव को। और ये जो आपका एरोक ये जो वर्ड आ रहा है ना एरोक, ये एरोक क्या है? तो ये आपका आषाढ़ महीना में बीज के उगने हेतु ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। एरोक जो है वो आपका एक त्यौहार है जो आषाढ़ में मनाया जाता है। जब उगता है ना तो बीज उगने के समय ये जो एरोक जो वर्ड आ रहा है ना एरोक, तो इसको याद रख लीजिए। एरोक जो है वो एक त्यौहार है संथाल जनजाति में, जो कि जब बीज उगता है ना तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान जो है उस मांझी थान में क्या होता है? तो याद रख लीजिए, मांझी थान जो है बार बार ये वर्ड आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है, तो मांझी थान जो है वो क्या है उसको याद रख लीजिएगा। तो संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है? ऑप्शन है पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। 34 का जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। तो ये जो आपका मांझी थान है, इस मांझी थान में क्या होता है? पंचायत की बैठक होती है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ये जो आपका मांझी थान है, इस मांझी थान में पंचायत की बैठक होती है, तो पंचायत की बैठक मांझी थान में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित है, ये भी सही बात है, मतलब कि दोनों सही है।
तो मांझी थान के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे पंचायत का बैठक होता है और इसमें महिलाओं का जो जाना है वो वर्जित है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दो चीज़ जान दीजिए। एक चीज़ देखिए, जहाँ पे संथाल जनजाति जो अपने गांव में पंचायतों की बैठक करते हैं उसको बोलते हैं मांझी थान, और मांझी थान में महिलाओं का जाना जो है वो वर्जित है। इसके अलावा संथालों का जो ग्राम देवता है उसको हम लोग बोलते हैं जाहिर एरा। क्या बोलते हैं? जाहिर एरा। और जाहिर एरा के निवास स्थान को बोला जाता है जाहिर थान। और जाहिर थान जो है वो आपका सखुआ और महुआ पेड़ों के झुरमुट के बीच में इसका जो है निवास स्थान बनाया जाता है जाहिर थान। और इस जाहिर थान में भी महिलाओं का जाना वर्जित है। तो मांझी थान और जाहिर थान इन दोनों में जो है वो महिलाओं का जाना वर्जित है। मांझी थान पंचायतों का, यहाँ पे पंचायत होता है गाँव का, और जाहिर थान जो है वो क्या है? तो जाहिर एरा जो गांव का देवता है, तो जाहिर एरा का निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं, और वहाँ पे भी महिलाओं का जाना वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत कब होती है? तो संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत जो है वो आषाढ़ महीना में होती है। कब? तो आषाढ़ महीना में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है वो अलग अलग त्योहारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये हम सभी को पता है। तो इसमें बताया जा रहा है संथाल जनजाति में जो आपका सरहुल त्यौहार है उस सरहुल त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बाप परब, ये संथाल जनजाति में सरहुल को बाप परब कहा जाता है। एरोक भी एक आपका त्यौहार ही है जो कि आषाढ़ में मनाया जाता है और ये बीज उगने के समय मनाया जाता है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सरहुल जनजाति संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को बाप परब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ महीने में बीज बोने के समय मनाया जाता है? तो वो आपका एरोक पर्व है। कौन है? एरोक है। अच्छा, बाप पर्व तो आपका जो है वो सरहुल को बोला जाता है संथाल जनजाति में, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। कर्मा जो है वो आपका भादो महीने में मनाया जाता है और इसे प्रकृति के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो कर्मा जो है वो भादो महीने में मनाया जाता है प्रकृति के त्यौहार के रूप में। बाप पर्व जो है वो सरहुल को बोला जा रहा है और एरोक जो है वो आषाढ़ में बीज उगने के समय जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा जो बंदना है, इस बंदना को भी याद रख लीजिएगा। बंदना जो है वो आपका चैत और बैसाख में मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान सभी देवी देवताओं को बलि दी जाती है। तो बंदना त्यौहार के दौरान सभी देवी देवताओं को जो है वो बलि दिया जाता है, ठीक ना। और ये आपका चैत और बैसाख में मनाया जाता है, चैत बैसाख में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। एक त्यौहार है आपका हरियार जो आपका त्यौहार है वो आपका संथाल जनजाति में मनाया जाता है और वो सावन महीने में मनाया जाता है और ये धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। यानी कि जब धान का फसल में हरियाली आता है ना, तो सभी लोग कामना करते हैं कि इस बार जो है हम लोग का फसल जो है वो अच्छा होगा, और इसी के संबंध में ये त्यौहार मनाया जाता है हरियार, और ये सावन महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा भी बताया गया था जो एरोग जो है वो आपका आषाढ़ महीने में बीज के उगने हेतु मनाया जाता है, ठीक है ना। और बंधना जो है वो आपका जो है वो चैत्र और बैसाख में मनाया जाता है और बंधना पर्व में सभी देवी देवताओं को बलि दी जाती है, ठीक है ना। बाप पर्व जो है वो आपका सरहुल को बोला जाता है संथाल जनजाति में, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका सोहराई है, तो सोहराई जो है वो आपका कार्तिक महीने में मनाया जाता है सोहराई, और ये संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? तो सोहराई है, और ये 5 दिनों तक चलता है और ये पशुओं के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। और धान की फसल कटने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। धान की जब फसल कटता है ना, सरहुल बोले सोहराई, ये कार्तिक में मनाया जाता है। धान का जब फसल कटता है उसमें मनाया जाता है, और ये जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के
पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या में पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो आपका सोहराई है। कौन है? सोहराई। बाह परब या फिर बाह परब जो है वो बाह परब जो है वो सरुल को कहा जाता है। और जो ये जो बाहा परब है, बाहा क्या है? बाहा। ये जो बाहा परब है ये फागुन महीने में मनाया जाता है और ये संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। पहला सबसे बड़ा सोहराई है और दूसरा सबसे बड़ा आपका बाहा परब है। और साल वृक्ष पर फूल उगने के समय इस पर्व को मनाया जाता है। और ये जो पर्व है 3 दिनों तक चलाया जाता है। और ये शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। तो फागुन में मतलब एक तरह से होली ही है बाहा पर्व। और हरियार जो है वो आपका सावन महीने में मनाया जाता है और ये धान की अच्छी फसल होने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष महीने में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो हम लोग ये जानते हैं एक पर्व है आपका, वो है साकरात। क्या है? साकरात। और ये जो त्यौहार है वो पौष महीना में मनाया जाता है, पौष महीने के अंत में मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है वो 2 दिनों तक चलता है। और इसमें परिवार की कुशलता के लिए इसमें मनोकामना माना जाता है। और इस पर्व में जो है मरांड बुरु और केकड़ा, मरांड बुरु को मरांग बुरु या फिर मरांड बुरु भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो मरांग बुरु को केकड़ा, चूहा और मछली ये सभी अर्पित किया जाता है। तो केकड़ा बनता है, चूहा बनता है और मछली बनता है खाने के लिए, और इसको अर्पित किया जाता है मरांग बुरु को। यह है आपका साकरात पर्व। ठीक ना, इसको याद रख लीजिएगा। एक आपका भागसिम नहीं बल्कि यहाँ पे होगा माघसिम। और ये जो आपका माघसिम पर्व है ये आपका माघ महीने में मनाया जाता है। और ये आपका आगामी वर्ष के लिए ये देखो, जो आपका माघसिम पर्व है माघ महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान तालाब के किनारे मुर्गा की बलि दी जाती है। क्या किया जाता है? मुर्गा की बलि दी जाती है। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। और हरियार जो है वो आपका सावन महीने में धान की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। और सोहराई पर्व ये सबसे बड़ा पर्व है, 5 दिन तक चलता है और ये पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है कार्तिक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार माघ महीने में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने के लिए मनाया जाता है? तो ये आपका भागसिम या फिर कहीं कहीं पे माघसिम लिखा रहता है, तो यही याद रखिएगा, भागसिम या फिर माघसिम। ये आपका माघ महीने में मनाया जाता है। और जो ओहदेदार जो है उसको आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति देने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान ही तालाब के किनारे मुर्गा की जो है वो बलि दी जाती है, इसको याद रख लीजिएगा। एरोग जो त्यौहार है वो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है और ये बीज के उगने के लिए मनाया जाता है, बीज के उगने हेतु मनाया जाता है। फिर आपका जो बाहा पर्व है वो आपका फागुन महीने में मनाया जाता है और ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है इन लोगों का। और ये 3 दिनों तक चलता है और इसमें एक तरह से शुद्ध पानी से होली खेला जाता है। और सोहराई तो बता ही दिए हैं, ये आपका कार्तिक महीने में चलता है, सबसे बड़ा त्यौहार है, 5 दिनों तक चलता है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? तो वो है आपका बाहा पर्व। बाहा पर्व तो आपका ये सरुल को बोला जा रहा है। फिर एक और पर्व इसको याद रखिएगा, जपाड़। जपाड़ पर जो है वो पर्व जो है वो आपका अगहन महीने में मनाया जाता है और ये अन्न की वृद्धि के लिए मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान जाहिर थान में सुअर चढ़ाने की प्रथा है। जाहिर थान क्या है? देखिए, जाहिर एरा जो है वो गांव के देवता को जाहिर एरा कहते हैं। और उस जाहिर एरा का जो निवास स्थान है उसको हम लोग जाहिर थान कहते हैं, जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है। और इसको भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे जपाड़ जब त्यौहार आता है अगहन महीने में, अन्न की वृद्धि के लिए इसको मनाया जाता है और इसी समय जो है वो जाहिर थान में सुअर चढ़ाने की प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में कॉम्ब कट चित्रकारी प्रचलित है। तो देख लो, संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं और इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसको हम लोग कॉम्ब कट चित्रकला यानी कि कॉम्ब कट पेंटिंग कहते हैं। और इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। किसका? तो बर्तनों का चित्र बनाया जाता है कॉम्ब कट चित्रकारी में, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में यानी कि संथाल जनजाति में
झोपड़ी नुमा घर का जो झोपड़ी नुमा घर बनाया जाता है, जिसको हम लोग ओला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओला कहते हैं। और जिसकी बाहरी दीवारों पर विभिन्न रंगों का जो है पैटर्न चित्रकारी के रूप में करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बकट चित्रकारी, वहाँ पे बर्तन उर्तन का चित्र बना देता है। और इस जनजाति में यानी कि संथाल जनजाति में गोदना गोदवानी का प्रचलन पाया जाता है। और पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र होता है, बाएं हाथ में सिक्का का चित्र होता है तथा बिना सिक्का वाले चित्र और बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की भी विवाह करना पसंद नहीं करती है। अच्छा देखो, संथाल जनजाति में गोदना परवाना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। ये करना ही करना है पुरुषों को भी। और जिस पुरुष के हाथ में बाएं हाथ में जो है वो लोग सिक्का बनवाता है, और जिस पुरुष के बाएं हाथ में सिक्का नहीं है उससे कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाया जाता है। बिल्कुल सही बात, इसको भी याद रख लीजिएगा आप। तो ए, बी और सी सभी सही है, ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए, इस जनजाति में माह को मतलब महीना को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो महीना को वहाँ पे बोंगा कहा जाता है, और माघ बोंगा यानी कि माघ बोंगा महीने से ही जो है वो माह की शुरुआत होती है। सॉरी, हम लोग बोलते हैं ना जनवरी से हम लोग का नया साल स्टार्ट हो रहा है। हिंदू नव वर्ष के अलावा के आधार पे आपका जो है वो शक संवत जो है विक्रम संवत, इसके आधार पे दिन का शुरुआत होता है। इसी के आधार पे जो संथाल जनजाति है इसमें महीने को बोंगा कहा जाता है, और माघ बोंगा माह से मतलब माघ बोंगा महीने से ही जो है वो वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो इसको याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति में महीने को माह को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका बोंगा। क्या है? बोंगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो वह आपका माघ बोंगा से ही वर्ष की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रख लीजिएगा। देख लीजिए, संथाल जनजाति के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मतलब कि चावल से शराब बनाते हैं, जिसको हम लोग स्थानीय मदिरा वो एक तरह से है, जिसको जो है वो हड़िया या फिर पोचाई दोनों कहा जाता है। तो हड़िया भी और पोचाई भी कहा जाता है, जो कि चावल से बनने वाला शराब है, स्थानीय मदिरा है, ठीक ना। इसका इन लोग सेवन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए कि संथाल जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। तो इसको याद रख लीजिए, संथाल जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता है वो है आपका सिंह बोगा को ही कहीं कहीं जो है वो आपका ठाकुर देव या फिर ठाकुर कहा जाता है, और इसी को ही जो है वो सृष्टि यानी कि दुनिया का रचयिता माना जाता है, और ये जो है वो आपका सूर्य देवता है। तो संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता सिंह बोगा है, ठीक है ना। संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो इसको याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति का जो दूसरा प्रमुख देवता जो है वो आपका मरांग बुरु। पहला है सिंह बोंगा, दूसरा है मरांग बुरु, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50, संथाल जनजाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम देवता को जो है वो आपका जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है, और जाहिर एरा के निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। संथाल जनजाति में जो है सिंह बोंगा जो है प्रमुख देवता है, फिर दूसरा प्रमुख है मरांग बुरु देवता, तीसरा और उसके बाद है गांव के देवता जाहिर एरा, इसको भी याद रख लीजिएगा। और ये जो आपका ओड़ाक बोंगा है, ये ओड़ाक बोंगा क्या है? ये आपका गृह देवता यानी कि घर के देवता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर एरा का निवास स्थान जो है वो आपका जाहिर थान कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान है, इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच में ये स्थित होते हैं? तो ये सखुआ और महुआ दोनों पेड़ के झुरमुट के नीचे ये स्थित होते हैं, मतलब कि यहाँ पे सखुआ और महुआ पेड़ दोनों से इसका घर निवास स्थान बनाया जाता है, सखुआ पेड़ से भी और महुआ पेड़ से भी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो देख लीजिए, सिंह बोंगा इसके प्रमुख देवता है, मरांग बुरु इनके सेकंड प्रमुख देवता है, जाहिर एरा इनके गांव के देवता है, और जो आपका ओड़ाक बोंगा है ये आपके घर के देवता है। क्या है? तो घर के देवता है, जिनका नाम क्या है? ओड़ाक बोंगा।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है। तो संथाल जनजाति में जब मृत्यु हो जाता है किसी भी व्यक्ति का तो उसको दफनाया भी जाता है और उसको जलाया भी जाता है, यानी कि दोनों प्रथा जो है वो प्रचलित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो दफनाया भी जाता है और उसको जो है वो जलाया भी जाता है, दोनों प्रथा फेमस है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में जो आपका धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान जो है गांव के जो धार्मिक प्रधान है, उस धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है वो देखिए। तो याद रखिए ये नाइके जो है वो धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है। संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है। अच्छा, अभी बताया गया था गांव के देवता जाहिर एरा है, जिसके निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं। घर के देवता ओड़ाक बोंगा है, जबकि परिवार के देवता अबके बोंगा है। कौन है? अबके बोंगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये लोग जादू टोना बहुत जानती है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर में गोदना यानी कि टैटू करवाती है। बिल्कुल सही बात है। संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, मतलब कि संथाल जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको पर्दा में रहा जाता है। ये सही है गलत है आपको बतलाना है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी गलत है। संथाल जनजातियों की जो स्त्रियां हैं वो जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती है, केवल ये सही है। संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से टैटू बनवाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुष निश्चित रूप से टैटू बनवाते हैं और वो बाएं हाथ में सिक्का बनवाते हैं। जिस पुरुष के बाएं हाथ में सिक्का नहीं बना हुआ है उससे कोई भी महिला शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। संथाल जनजाति में अनिवार्यता महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, ये ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कोई रह रहा है तो अलग बात है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि संथाल जनजाति में मृत्यु संस्कार को भांडान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांडान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, संथालों के संदर्भ में ये बात बताया गया है कि सदाई बापला विवाह वर वधू की पसंद से किया जाता है, जिसमें वर द्वारा वधू को सामान्यतः 12 रुपये यानी कि टाका चाल के रूप में देने की प्रथा है। ये है आपका सदाई बापला के बारे में जो है वो बात बतलाया जा रहा है। तो देख लीजिए, सदाई बापला ऐसा कुछ नहीं है। सदाई बापला में केवल ये है कि देखिए, किरिंग बापला को ही सदाई बापला कहा जाता है, जिसमें आपका अगवा पिछवा के माध्यम से लड़का लड़की का विवाह तय करवाया जाता है, जिसमें लड़का के द्वारा लड़के वालों के घर को वधू मूल्य दिया जाता है। ये याद रख लीजिए, ये सही है। और इसमें 12 रुपये दिया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन दिया ही जाता होगा आगे पीछे कम बेसी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखिए, संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूरदान है। बिल्कुल सही बात है। संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधू मूल्य लौटाने की प्रथा है, ये भी सही है, मतलब सभी सही है। क्वेश्चन, संथाल जनजाति में गांडी क्या है, ये देख लीजिए। संथाल जनजाति में पूछा जा रहा है कि ये जो गांडी है वो क्या है, तो ये देख लीजिए आप। तो ये एक तरह का पकवान है नहीं, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक तरह का परिधान है नहीं, जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी, इसको बोलते हैं गांडी। तो संथाल जनजाति में जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसमें जो है वो नीम की पत्तियों के साथ ये बनाया जाता है, खिचड़ी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गांडी। इसके अलावा 1.2 पॉइंट और भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है, तो ये इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो सनातन संथाल जो है इनको बोंगा कहा जाता है, ये सही बात है। संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को हाड़पामको कहा जाता है, हापड़ा मको कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो संथालों में पितरों और देवी देवताओं को हापड़ा मको कहा जाता है। इनमें हापड़ा मको के क्रोध से अकाल व महामारी जैसे प्रकोप आने की मान्यता है। आराधना बलि भोज द्वारा हापड़ामकों को खुश करने का प्रयास किया जाता है, बलि दिया जाता है, पूजा किया जाता है, इससे उनको खुश किया जाता है, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संथाल जनजाति से संबंधित। संथाल जनजाति में छठियार के आयोजन के संदर्भ में छठियार क्या होता है वो देख लीजिए। तो इस जनजाति में चाचो छठियार ना होने पर सब को दफनाया जाता है और अन्यथा उसे जलाया जाता है।
ठीक ना। इसके अलावा इस जनजाति में दफनाए गए जलाए गए शव की अस्थि तथा दफनाए गए शव के कब्र की मिट्टी और एक नाखून दामोदर नदी में प्रवाहित करने का रिवाज है। ये सभी भी इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो संथाल जनजाति में छठियार के आयोजन के बारे में देख लीजिए। छठियार जो होता है, छठी उठी जो होता है, उसके बारे में देख लीजिए। यह पुत्र के जन्म के 5वें दिन मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जबकि यह कन्या के जन्म के 3 दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग में भी अभी ये प्रचलित है ना, जब अगर बेटा होता है तो आपका 5 दिन में छठियारी मनाया जाता है, और जब बेटी होती है तो 3 दिन में ही छठियारी मनाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग संथाल जनजाति के बारे में सारा पॉइंट समझ लिए हैं, और संथाल जनजाति से संबंधित हम लोग जो है वो आपका 60 गो MCQ भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कितना? तो 60 गो MCQ हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो ये रहा आपका संथाल जनजाति से संबंधित आपका 60 गो MCQ। और अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग मुंडा जनजाति, उसके बाद हम लोग हो जनजाति के बारे में देखेंगे। तो 4 गो ही जनजाति है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इन चारों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। बाकी सभी जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़कर आगे बढ़ जाना है आपको, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगवाना है, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग संथाल जनजाति वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाला आपका 8 से 10 लेक्चर और आएगा, जिसमें आपका पूरा ये जनजाति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों को 33 गो जनजाति पढ़ना भी है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, क्लास कीजिए। और ये जो MCQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, MCQ के माध्यम से ही हम लोग जो है वो सारा क्वेश्चन कवर हो जा रहा है हम लोग का। तो इसमें अलग से पढ़ने का कोई भी जो है वो टेंशन हम लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ लिए हैं, और संथाल जनजाति से संबंधित जितना भी MCQ बन सकता था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।